अरे मेरा राजकुमार, मेरा प्यारा बच्चा, मेरी आंखों का तारा, कितना सुंदर है मेरा बेटा। हाँ महारानी, लाखों में एक है हमारा राजकुमार। इसके चेहरे में एक अलग ही प्रकार का तेज दिख रहा है। जी महाराज, मेरे बच्चे को किसी की नजर न लगे। जब ये बड़ा होगा तब इसका राज तिलक करेंगे और इसे राजा बनाएंगे। मैं तो बस यही सपना देख रही हूँ। आज इस जंगल में इतना सन्नाटा क्यों है भाई? सारे जानवर कहाँ मर गए? लगता है आज कोई शिकार नहीं मिलेगा, भूखा ही मरना पड़ेगा आज। लोमड़ी शिकार ढूंढते ढूंढते जंगल से निकलकर काफी दूर आ जाती है। अरे ये क्या, भूख के चलते मुझे पता ही नहीं चला कब मैं इंसानों की बस्ती में आ गया। लेकिन सुना है इंसानों की बस्तियों में भी कुछ जानवर मिल जाते हैं। चलो आज देखता हूँ, कुछ तो मिलेगा ही, पापी पेट का सवाल है। तभी वो लोमड़ी चलते चलते राजा के महल में घुस जाती है और वहीं बगीचे में दासी राजा के बेटे को झूला झुला रही होती है, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। अरे वाह, ये बच्चे को ही आज मैं लेकर जाऊंगा, जिससे शेर महाराज तो आज खुश ही हो जाएंगे। अब जल्दी से उस दासी से छुड़ा कर इसे ले जाता हूँ। और तभी वो दासी लोमड़ी को देखकर डरकर अंदर भाग जाती है और मौका देखकर लोमड़ी तुरंत उस नन्हे राजकुमार को उठाकर वहां से जंगल की ओर भाग जाती है। अरे ये लोमड़ी अभी तक नहीं आया शिकार लेकर। लगता है आज ये अकेले ही शिकार खाने का सोच रहा है। चालाक लोमड़ी। ये लोमड़ी के पास क्या है? लगता है कोई शिकार ले आया है और वह उसे खाने की फिराक में है। चलो फिर अभी इस लोमड़ी को सबक सिखाता हूँ। मुझे बिना बताए ही शिकार को अकेले ही सफा चट करने की सोच रहा है। फिर लोमड़ी शेर को अपनी ओर आता हुआ देख डर के तुरंत बच्चे को वहीं छोड़कर वहां से भागने लगती है। शेर भी उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ता है। वहीं कुछ दूर पर खड़ी एक गाय ये सब देख रही थी। यही सही मौका है इस बच्चे को यहाँ से अपने साथ ले जाने का, नहीं तो ये लोमड़ी या फिर शेर, दोनों में से कोई ना कोई इसे अपना भोजन बना लेगा। इतना सोचकर गाय जल्दी से उस बच्चे को लेकर अपने घर आ जाती है और उस बच्चे को अपना दूध पिलाती है और देखभाल करती है। इस लोमड़ी ने तो मुझे आज बहुत थका दिया। इतना तो मैं पिछले 10 सालों से भी नहीं दौड़ा था जितना आज दौड़ लिया है। अब उस नन्हे शिकार को खाऊंगा, फिर जाके अपनी गुफा में सो जाऊंगा। शेर उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो नन्हा बच्चा पड़ा हुआ था। अरे ये क्या, वो नन्हा बच्चा कहाँ गया? कौन ले गया उसे? किसकी इतनी हिम्मत है जिसने मेरे खाने को हाथ लगाया? मैं इसका पता लगा के रहूंगा। जरूर यह उसी लोमड़ी की कोई चाल है। उसने मुझे गलत दिशा में भगा के खुद यहाँ आके उस बच्चे को उठा ले गया है। इस लोमड़ी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। महाराज जी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वो तो अचानक वहां पर लोमड़ी को देख मैं डर गई और जैसे ही वहां से भागने की कोशिश की तभी अचानक राजकुमार मेरे हाथों से छूट गए और वो लोमड़ी तुरंत राजकुमार को अपने मुंह में दबोचकर वहां से भाग निकली। तभी मैं तुरंत सैनिकों को ढूंढने लगी कि जल्दी से उस लोमड़ी का पीछा करके राजकुमार को बचा लें, लेकिन वहां पर कोई सैनिक मौजूद नहीं था और मैं चाह कर भी कुछ न कर सकी। राजा को नौकरानी पर बहुत क्रोध आता है। सिपाहियों, ले जाओ इसे और कारागार में कैद कर दो। इसके कारण मैंने अपने पुत्र को खोया है, इसलिए मैं इसे माफ नहीं कर सकता। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो महाराज, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। महाराज, मुझे माफ कर दो। ना जाने ये किसका बच्चा है
जिसे वो लोमड़ी और शेर अपना शिकार बनाना चाहते थे। शुक्र है मैं इस बच्चे को यहाँ ले आई और इसकी जान बच गई। पर मैं इसको घर वापस कैसे पहुँचाऊंगी? मैं तो इसके घर को जानती भी नहीं, ना इसके माँ बाप को। एक काम करती हूँ, पास में जो महात्मा जी है उनके आश्रम में लेकर जाती हूँ। शायद महात्मा जी मेरी कुछ मदद कर पाएं। फिर वो गाय उस बच्चे को लेकर महात्मा जी के आश्रम जाती है। महात्मा जी को मेरा प्रणाम। तुम कौन हो गाय माता? कहाँ से आई हो और यह बच्चा किसका है? फिर गाय ने महात्मा जी को पूरी बात बताई। अच्छा, लेकिन हम इसके माता पिता को नहीं जानते, तो हमें ही इसकी देखभाल कर पालना होगा। लेकिन मुझे तो पास के राज्य से वह पूजा करने का बुलावा आया है, तो पूजा समाप्त होने में बहुत समय और बहुत साल भी लग सकते हैं, जिसके लिए मैं और मेरे सभी शिष्य वहां जा रहे हैं। तो तुम उसके साथ इस आश्रम में रह सकते हो, जिससे यह बच्चा जंगली जानवरों से सुरक्षित रहेगा। अब वो गाय रोज उस बच्चे को आश्रम के अंदर ही सुलाकर घास चढ़ने चली जाया करती थी और आश्रम आकर बच्चे को दूध भी पिलाती। देखते देखते अब वो बच्चा बड़ा हो जाता है। बेटा, अब मैं घास चढ़ने जा रही हूँ और तुम्हारे लिए ताजे फल लेकर आऊंगी। तब तक तुम यहीं आश्रम में चुपचाप रहना और शोर शराबा बिल्कुल मत करना, नहीं तो किसी को पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई है। हाँ माँ, मैं आश्रम से बाहर नहीं जाऊंगा, जैसे आज तक नहीं गया। सारे मजे तो इस गाय के हैं। जब मर्जी हो घास खाओ, जब मन हो तो पेड़ से तोड़कर फल भी खा लो। लेकिन हमें तो खाना हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। चलो, इस गाय का तो काम हो गया, अब मैं भी अपनी भूख का कुछ इंतजाम करता हूँ। अब गाय रोज घास खाने जाती और उस बच्चे के लिए ताजे फल लेकर आती। ये गाय रोज ताजे फल तोड़कर ले जाती है। भला ये किसके लिए ले जाती होगी फल रोज रोज, जबकि ये तो भर पेट घास खा लेती है जंगल में। आज पता लगा कर ही रहूंगा कि माजरा क्या है। लोमड़ी अब गाय के पीछे पीछे उसके आश्रम चला जाता है। माँ, आ गई तुम। बहुत भूख लगी है मुझे, बस तुम्हारे इंतजार में ही बैठा था मैं। हाँ बेटा, आ गई। ये ले, फल खा ले। तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, बहुत थकावट हो रही है। माँ, तुम कितनी मेहनत करती हो और मेरे लिए फल भी लाती हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। माँ, तुम मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देती हो? देखो ना, तुम कितना थक जाती हो। माँ, आज से तुम घर पर रहो और मैं तुम्हारे लिए खूब सारी हरी घास लेकर आऊँगा और अपने लिए फल भी ले आऊँगा, और तुम यहीं आश्रम में रहा करना। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। तू बाहर नहीं जा सकता। क्यों माँ, क्यों मैं बाहर नहीं जा सकता? इतने लंबे समय से मैं यहाँ बंद हूँ, आखिर मुझे भी बाहर की दुनिया देखनी है। अरे बेटा, क्योंकि ये जंगल जानवरों का है और यहाँ जानवर रहते हैं, इंसान नहीं। और अगर कोई जानवर तुझे अकेला देख लेगा तो तुझे वो अपना शिकार बना लेगा। इसीलिए मैंने तुझे इतने सालों से कभी बाहर नहीं जाने दिया। अच्छा, तो ये माजरा है। इसका मतलब ये वही बच्चा है जो मैं वर्षों पहले उठा कर लाया था, और ये गाय इसको चुपके से पाल रही है, और आज ये इतना बड़ा हो गया है। और शेर महाराज को लगता था कि मैंने इस बच्चे को खा लिया है। अब ये बात मुझे शेर महाराज को बतानी होगी कि उस बच्चे को वह गाय उठा ले गई थी और वह बच्चा उसके साथ है। हाँ महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा है उन दोनों को महात्मा जी के आश्रम में रहते हुए। तो ठीक है, चलो फिर आज उन दोनों का काम तमाम कर देते हैं। वैसे भी मुझे भूख भी लगी है, कई दिनों से मैंने कोई बड़ा शिकार नहीं किया है।
नहीं महाराज, ऐसा मत करो। अगर अभी उसको खाने चलोगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि वो गाय अपने आश्रम में दरवाज़ा बंद करके रखती है और वह हम दोनों को देखकर सतर्क हो जाएगी। इसलिए कल जब वह घास चरने मैदान में जाएगी ना, तब आप उस पर हमला कर देना और फिर उसके बच्चे को मारने में कोई बाधा नहीं आएगी। ठीक है, तो हम कल सुबह ही उस गाय को खत्म कर देंगे और फिर उस बच्चे को भी। अच्छा बेटा, मैं जा रही हूँ घास खाने और तुम्हारे लिए ढेर सारे फल लेकर आऊंगी। ठीक है माँ। शेर महाराज, शिकार सामने है, बस आप जल्दी से उसको दबोच लें। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, शिकार सामने है, अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए। शेर तुरंत ही उस गाय के सामने आ जाता है। हे गाय, तुमने कुछ समय पहले हमारे शिकार को चुराया था। हे गाय, तूने हमसे छिपा के एक बच्चे को पाला है। तुझे क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मैं सब जान गया हूँ। और आज तू मेरा शिकार बनेगी और मैं उस बच्चे को भी मार के खा जाऊंगा। हाँ। अरे ये शिकारी कहाँ से आ गया? ये तो धनुष बाण लिए हुए इधर ही आ रहा है। लगता है आज हम ही शिकार बनने वाले हैं। जान बचा के भाग ले भैया। अरे ये लोमड़ी तो भाग गया। अब मैं क्या करूं? ये शिकारी तो सच में खतरनाक लग रहा है। कहीं यह मुझे ही अपना शिकार न बना ले। भाग लेता हूं मैं भी यहाँ से। इतना कहकर शेर वहां से भाग जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। गाय, मैं तो इस जंगल में कुछ सर्प पकड़ने आया था जिसे मैं लोगों को दिखाकर पैसे कमा लेता, लेकिन आज आते ही देखा कि शेर सामने ही खड़ा है तो मैं डर गया था, लेकिन वह शेर खुद ही डर के भाग गया, इसलिए तुम्हारी भी जान बच गई। हाँ, और ये सब तुम्हारे आने से ही हुआ है, वरना आज पता नहीं क्या होता। और मेरे साथ साथ उस बच्चे को भी नहीं छोड़ता ये शेर। मेरे साथ एक इंसानी बच्चा भी रहता है। मैंने उसे अपने बेटे की तरह पाला है। मेरे मरने के बाद उसका क्या होता? क्या तुम्हारे साथ इस जंगल में एक इंसानी बच्चा भी रहता है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम मुझे अपने आश्रम ले चलोगी? मैं इस बच्चे को देखना चाहता हूँ। तभी गाय उस शिकारी को अपने आश्रम ले जाती है और अपने बच्चे को रास्ते में हुई सारी घटना के बारे में बताती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी माँ की जान बचाई। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। गाय, इस लड़के को तुमने पाला है, वह भी इस जंगल में। कैसे? गाय, मुझे तुम पर गर्व है। तुम सच में गाय माता हो। अच्छा, अब मैं जाता हूँ, फिर कभी मिलने आऊंगा। माँ, मैंने कितनी बार कहा है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं भी आपका ख्याल रख सकता हूँ। अगर आज वह शिकारी ना होता तो वह दुष्ट शेर और लोमड़ी आपको मार देते माँ, फिर मेरा क्या होता? माँ, क्यों ना हम यह जंगल छोड़ के कहीं दूसरी जगह पर चल कर रहें। वहाँ मैं कोई ना कोई काम कर लूंगा और तुम्हारे लिए रोज ढेर सारा चारा और हरी घास भी ले आया करूंगा। लेकिन हम अब यहाँ नहीं रहेंगे क्योंकि आपकी जान को बहुत खतरा है यहाँ पर। गाय और वो लड़का दोनों अब उसी रात चुपके से जंगल से निकलकर एक छोटे से गांव की ओर आ जाते हैं, जहां वो एक झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। माँ, मैं घास काटने जा रहा हूँ, तुम घर पर ही रहना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। लेकिन बेटा, ये जगह अनजान है, तू कैसे जाएगा? तू तो कुछ जानता भी नहीं है। माँ, ये कोई जंगल नहीं है जो मुझे यहाँ शेर, लोमड़ी या कोई और जानवर खा जाएगा। यहाँ मेरे जैसे इंसान लोग ही रहते हैं, और भला मुझे उनसे क्या डर। अब तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। कहाँ जाऊं हरी घास काटने, जहाँ फल भी लगे हों पेड़ों पर? यहाँ तो कहीं नहीं दिख रहे फलदार पेड़ या हरी हरी घास।
लगता है मुझे जंगल की ओर ही जाना पड़ेगा। वहीं मुझे हरी घास और ताज़े फल मिल सकते हैं। लेकिन वहाँ अगर कोई जानवर हुआ तो? नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं डरता, मैं जाऊंगा। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। अरे ये क्या, ये चिड़िया तो घायल है, इसके शरीर से बहुत खून बह रहा है। हाँ हाँ, मैं ज़रूर करूँगा तुम्हारी मदद, लेकिन मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसी रास्ते पर सीधे जाकर एक नदी और एक झरना है, जहाँ पर एक जड़ी बूटी का पेड़ है। तुम मुझे उस पेड़ की पत्तियाँ लाकर दे दो, मैं उसका रस पीकर ठीक हो जाऊंगी। मदद करो, मदद करो। ठीक है, मैं अभी जाकर उस पेड़ से उन पत्तियों को लेकर आता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज अगर तुम ना होते तो मेरा बच पाना नामुमकिन था। लेकिन तुम्हारी ये हालत कैसे हुई थी? मैं आसमान में उड़ते हुए जा रही थी, तभी पीछे से एक चील आ गई और वो मुझे मारकर खाना चाहती थी। उसने मुझे घायल कर दिया और तभी एक दूसरी चील भी वहां आ गई और दोनों में लड़ाई होने लगी। तभी मैं चील के पंजों से छूटकर यहाँ नीचे गिर गई और वो दोनों चील लड़ते लड़ते उड़कर कहीं और चले गए। लेकिन तुमने नहीं बताया कि तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो और तुम्हारा नाम क्या है? मैं यहीं कुछ दूर पर एक गांव के किनारे रहता हूँ और मैं यहाँ हरी घास काटने और कुछ ताज़े फल तोड़ने आया हूँ और मेरा नाम विक्रम है। वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं और फिर विक्रम हरी घास और फल तोड़कर अपने घर चला जाता है। गांव में राजा का मंत्री अपने साथ 2 सैनिकों को लेकर आता है और वहां वो गांव के सभी लोगों से कर वसूली करता है। ये लड़का कौन है? इससे पहले कभी नहीं देखा इस गांव में। मंत्री जी, ये लड़का यहाँ नया आया है, कुछ दिनों पहले ही। अच्छा, तो फिर इसको भी यहाँ का नियम पता होना चाहिए। ए लड़के, मैं इस राज्य का मंत्री हूँ और राज्य के सभी लोग मुझे कर देते हैं, तुम्हें भी सभी तरह से मुझे कर देना होगा। महाराज, मेरे पास तो कर देने को कुछ भी नहीं है, मैं आपको कैसे कर दे सकता हूँ? क्या तुम मुझे कर देने से इनकार कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? तो फिर ठीक है, समझा देना इसे अच्छे से। मैं अगले दिन फिर आऊंगा और तब मुझे इससे कर चाहिए ही चाहिए, समझे जी? मंत्री जी, ये यहाँ नया आया है, इसलिए इसे कुछ मालूम नहीं है। आप इसे माफ कर दे, हम इसे समझा देंगे। अरे वाह, ये खरगोश कितना सुंदर है, कितना प्यारा लग रहा है ये। हाँ, ये तो सच में बहुत सुंदर है। ऐसा खरगोश तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। सेनापति, मुझे ये खरगोश चाहिए, आप इसे पकड़ने का प्रबंध करें। महाराज, मैं इसे नहीं पकड़ सकता, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो एक शिकारी है और वह जानवरों को पकड़ने का काम करता है। वह इसे जरूर पकड़ लेगा। तो ठीक है, आप जल्दी ही उसे बुलाइए और उससे कहें कि मुझे ये खरगोश हर हालत में चाहिए। जी महाराज। सैनिकों, उस लड़के को हमारे पास बुलाकर लाओ। हाँ, तो तुमने मुझे अभी तक कर क्यों नहीं दिया, जबकि राज्य के सभी लोग अपना अपना कर सही समय पर चुका देते हैं? हमने तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत दी थी, जो आज समाप्त हो गई है। आज तुम्हें कर देना ही होगा। महाराज, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगा पैसे जो आपको कर दूंगा? तुम मेरा अपमान कर रहे हो और सरासर झूठ बोल रहे हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। सैनिकों, जाओ इसके घर की तलाशी लेकर आओ, अभी पता चल जाएगा इसके पास पैसे है या नहीं। तभी सैनिक जाकर उसके घर की तलाशी लेने लगते हैं और उन सैनिकों को विक्रम के बचपन की सुंदर सी चेन मिल जाती है, जिन्हें वो सैनिक मंत्री के पास लेकर जाते हैं। क्या ये तुम्हारे बचपन की चेन है? हाँ महाराज, ये मेरे बचपन की चेन है।
ऐसा कैसे हो सकता है? ये कड़े इसके कैसे हो सकते हैं? ये तो हमारे खानदानी कड़े हैं और ये कड़े इस लड़के के पास हैं और यह कह रहा है कि ये इसके बचपन के कड़े हैं। तुम यहाँ इस गांव में कब से रह रहे हो और इससे पहले कहाँ रहते थे तुम? और तुम्हारे माता पिता कौन है? सब बताओ मुझे जल्दी। महाराज, मेरे माता पिता नहीं है, मेरी सिर्फ एक माँ है जो एक गाय है। उसी ने मुझे पाला है और मैं एक घने जंगल के एक पुराने से खंडहर में अपनी माँ गाय के साथ रहता था और अभी कुछ दिनों से यहाँ इस गांव में रह रहा हूँ। क्या तुम एक गाय के साथ रहते हो और वह तुम्हारी माँ है और उसने ही तुम्हें जंगल में रहकर तुम्हें पाला है? क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। अगर ये सच बोल रहा है तो इसका मतलब यह वही बच्चा तो नहीं जिसे बचपन में लोमड़ी उठाकर ले गई थी। अगर ये वही बच्चा है तो इससे पहले कि ये बात किसी को भी पता चले, इस लड़के का कुछ करना होगा। देखो, तुमने मुझे कर भी नहीं दिया है और यह इतनी कीमती चेन भी तुम्हारे पास मिली है। अगर ये बात राजा साहिब को पता चल गई तो तुम्हें इसकी सजा भी मिल सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि तुम ईमानदार हो, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी और तुम्हें मेरे महल में नौकरी करनी होगी जिससे तुम्हारा कर भी माफ हो सके और ये चेन वाली बात किसी को ना पता चले। महाराज, मैं आपके साथ महल चलने को तैयार हूँ, पर मैंने कोई चोरी नहीं की है और यह चैन मेरी ही है। अब तुम चुपचाप मेरे साथ महल चलो और तुम इस चैन के बारे में तुम किसी से कोई भी बात नहीं करोगे। विक्रम अब राजा के मंत्री के साथ उसके महल चला जाता है। आज से तुम्हें यहीं बगीचे में पानी डालना है और इन पेड़ पौधों की देखभाल करना है और यहाँ से आगे महल के अंदर जाने की हिम्मत भी मत करना, नहीं तो उसका अंजाम बुरा होगा, समझे? जी महाराज, जैसा आप कहें। अब मुझे इस लड़के का बंदोबस्त करना होगा, वरना ये लड़का मेरे गले की हड्डी बन जाएगा। कौन हो तुम? पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा यहाँ। महाराज, मैं यहाँ पर नया आया हूँ। क्या उनका प्रिय हीरो का हार चोरी हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? राजमहल में चोरी करने की हिम्मत किसने की? मंत्री जी, आप जल्दी से पता लगाइए कि इस महल में वो कौन है जिसे अपनी जान प्यारी नहीं। जी महारानी, मैं पता लगाता हूँ। महाराज, मैंने उस नए नौकर विक्रम को महारानी के कक्ष से कुछ लेकर जाते हुए देखा था। वह रानी का हीरो वाला हार ही था, क्योंकि उसने उसको छुपा कर रखा था और वह जल्दी जल्दी से जा रहा था। क्या ये उस नए लड़के नौकर की करामात है? तो फिर जाओ, उसे मेरे पास लेकर आओ। तभी सैनिक विक्रम को राजा के पास लेकर आते हैं। लड़के, क्या तुझे जरा सा भी डर नहीं लगता कि तू इस महल में चोरी करेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा? तूने महारानी का जो हीरो का हार चोरी किया है, जल्दी से बता दे, वह कहाँ छुपाया है, नहीं तो हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। महाराज, मुझे किसी हार के बारे में कुछ नहीं मालूम और मैंने कोई हार चोरी नहीं किया है। महाराज, मैं तो पेड़ों में पानी डालना व उनकी देखभाल करने के अलावा महल के भीतरी हिस्से में कदम भी नहीं रखता हूँ, तो मैं महारानी का हार कैसे चोरी कर सकता हूँ? सैनिकों, जाओ इसकी झोपड़ी की अच्छी से तलाशी लेकर उस चोरी किए हुए हार को लेकर आओ। इसने वह हार अपनी झोपड़ी में ही छुपाया होगा। सैनिक अब जाकर उसकी झोपड़ी में देखते हैं। तभी उन्हें वहां एक राजसी संदूक दिखाई देता है जिसमें वो हीरो का हार रखा था, जिसे वो सैनिक राजा के पास लेकर जाकर पेश कर देते हैं। महाराज, अब आप नहीं, इसे तो मैं सजा दूंगा, क्योंकि इस पर तरस खाकर मैंने ही इसको महल में नौकरी दी थी और उसका इसने यह सिलसिला दिया। अगर आज इसको माफ कर दिया गया या कोई छोटी सजा दी गई तो कल किसी और की भी हिम्मत होगी इस महल में चोरी करने की। ऐसा दोबारा ना हो, इसलिए मैं इसे फांसी की सजा सुनाता हूँ, क्योंकि इसने महारानी के गहनों की चोरी की, इसलिए इसकी सजा भी बड़ी होनी चाहिए। इसलिए यह मेरा आदेश है कि इसे आज ही फांसी की सजा दी जाए। नहीं महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की है, ये सब झूठ है। चुप हो जाओ तुम और बताओ, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो वह अवश्य पूरी करेंगे, बस सजा माफी को छोड़कर।
महाराज, मुझे पास की नदी और वहीं एक पुराना झरना है, मुझे उनसे बहुत लगाव है और मैं रोज कुछ क्षण वहीं बिताता हूँ। इसलिए मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं मरने से पहले कुछ क्षण उसी जगह बैठकर बिताऊं और फिर उसके बाद आप जो भी सजा दें मुझे मंजूर होगी। विक्रम अब उस नदी के पास वाले पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और वहीं कुछ देर बैठा रहता है, जिसके बाद उसे फांसी की सजा दे दी जाती है और उसके शरीर को नदी में बहा दिया जाता है। आज मेरा बेटा अभी तक घर नहीं आया, पता नहीं कहाँ रह गया। ये तुम्हारा इनाम है, रख लो। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे रास्ते का कांटा जो निकल गया है, उस लड़के ने अचानक आकर मेरी नींद ही हराम कर दी थी। अच्छा हुआ मैंने उसको रास्ते से हटा दिया, वरना कहीं अगर राजा को पता चल जाता कि ये लड़का उनका ही बेटा है जिसे बचपन में लोमड़ी उठा ले गई थी, यह सारा राजपाट उसी जंगली लड़के का हो जाता और मैं खाली हाथ तमाशा देखता रह जाता। इसलिए मैंने ये सारा जाल बिछाया ताकि उस लड़के को इस महल में लाकर उसको किसी बड़े इल्ज़ाम में फंसाकर उसको ख़त्म करवा सकूं। और देखो, मैंने उसको फांसी की सज़ा दे दी है। क्या उस लड़के को फांसी की सज़ा हो गई? ये क्या? ये तो बहुत ही गलत हुआ। अब बेचारी गाय का क्या होगा? बेचारा नादान लड़का बेवजह ही मारा गया। शिकारी अब जाकर राजा को वो सुंदर सा खरगोश दे देता है। तुमने हमारा दिल जीत लिया है शिकारी। ये जानवर वाकई में बहुत सुंदर है। बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए? धन दौलत सोना चांदी जो भी तुम कहो वह सब तुम्हें मिलेगा। महाराज क्षमा चाहूंगा, मुझे धन दौलत सोना चांदी नहीं चाहिए। महाराज अगर आप मुझे कुछ दे सकते हैं तो मुझे इंसाफ दे दीजिए महाराज। इंसाफ? कैसा इंसाफ? महाराज क्या आप जानते हैं कि जिस लड़के को आपने फांसी दी है वह कौन था? उसके बारे में आपको कुछ मालूम है? नहीं, मुझे नहीं पता वह लड़का कौन था और उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम। उसने महारानी का हार चुराया था जिसके बदले में उसे फांसी की सजा सुनाई गई ताकि दोबारा कोई ऐसी हरकत ना कर सके इस महल में। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? महाराज, जिसे आपके दरबार में फांसी दे दी गई थी वह लड़का चोर नहीं, वह आपका ही पुत्र था जिसे बचपन में एक लोमड़ी उठाकर ले गई थी और उस बच्चे को उस लोमड़ी से बचा के एक गाय ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। और कुछ दिनों पहले ही वह दोनों जंगल छोड़कर पास के एक गांव में रहने आए थे, जिसे आपके ही मंत्री महाराज ने पहचान लिया और आपके रास्ते से हटाने के लिए एक सैनिक को रुपयों का लालच देकर उसके साथ मिलकर उस लड़के के खिलाफ साजिश रच के उसको फांसी की सजा दे दी ताकि इस राज्य के अगले राजा आपके मंत्री खुद बन सके। महाराज, मैं चाहता हूं आप मेरे साथ चलकर उस गाय से जरूर मिलें जिसने उस लड़के को पाला था। राजा तुरंत उस शिकारी के साथ विक्रम के घर पहुंच जाते हैं और तभी वो गाय राजा को सारी बात बताती है। गाय की बात सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बहुत दुखी हो जाते हैं। क्या ये क्या अनर्थ हो गया? मेरे ही दरबार में मेरे ही बेटे को फांसी की सजा हो गई और मैं देखता ही रह गया। अपने बेटे को पहचान भी न सका। मेरे ही मंत्री ने मेरे ही बेटे की जान ले ली। अब मैं मंत्री को उसके गुनाहों की सजा देकर ही रहूंगा। तभी वहां विक्रम आ जाता है और उसे देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे ये क्या? तुम्हें तो फांसी दे दी गई थी, तो तुम बच कैसे गए? ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की थी, इसलिए मुझे खुद को बेगुनाह साबित करना था। इसलिए मैंने अपनी आखिरी इच्छा में जिस नदी और झील के पास बैठने की मांग की थी, उसी जगह पर एक चमत्कारी पेड़ है जिससे इंसान किसी भी परेशानी या बीमारी से ठीक हो सकता है। वही पेड़ की जड़ी बूटी मैंने अपनी फांसी होने से पहले ही खा ली थी, जिसकी शक्तियों की वजह से मैं बच गया और मैं वापस आ गया हूँ। विक्रम की बात सुनकर राजा बहुत खुश हो जाते हैं और उसे बताते हैं कि वे उसके पिता हैं और वो उनका पुत्र है।
राजा आप सभी को लेकर महल चले जाते हैं। सेनापति जी, जल्दी से मंत्री को बुलाया जाए और उस सैनिक को भी बुलाया जाए जिसने मंत्री के साथ मिलकर यह गुनाह किया है। मंत्री और उस सैनिक को दरबार में बुलाया जाता है, जहां मंत्री विक्रम को देखकर हैरान रह जाता है और अपने राजा को क्रोधित देखकर अपना सारा गुनाह मान लेता है। मंत्री विक्रम के बचपन की चेन राजा को वापस कर देता है। राजा अपने मंत्री और उस सैनिक को आजीवन कारावास की सजा दे देते हैं और वो अपने पुत्र के साथ खुशी से रहने लगते हैं और उस गाय को भी उसी महल में रख लेते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हमें जरूर बताइए कि कहानी कैसी लगी।